हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेफिनेशन वीआई में। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ मैथ के एमसीक्यू क्वेश्चंस। इस सेशन के पिछले 4 वीडियो कर चुका है, जो आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है दोस्तों कि x1 y1 और x2 y2 ये दो बिंदु है, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका सूत्र है। मध्य बिंदु का निर्देशांक याद करने का सूत्र क्या है कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 यानी कि फर्स्ट बिंदु का फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकेंड बिंदु का फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जो आपका मध्य बिंदु है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद मध्य बिंदु का सेकेंड कोऑर्डिनेट जानना हो तो आप फर्स्ट बिंदु का सेकेंड कोऑर्डिनेट और सेकेंड बिंदु का सेकेंड कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका मध्य बिंदु का सेकेंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्लियर है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखी हुई है कि एक पासा को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे में 5 कितनी दफा है पहले ये जान लीजिए। जो पासा होती है आप देखे होंगे अच्छी तरह से, इसमें 5 कितनी बार है, तो 5 जो है आपका वो एक बार है। और टोटल इसमें सरफेस कितनी बार है, तो टोटल का सरफेस का संख्या जो है वो 6 है। इस तरह से आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6 यानी ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। 5 आने का प्रायिकता बोला है ना, तो 5 जो है आपका पासे के अंदर में कितनी दफा है उसको ऊपर लिखिए, और टोटल पासे में कितना दफा उसमें नंबर है, यानी 1 एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है और 6 भी एक बार है। इस तरह से टोटल संख्या अगर देखा जाए तो वो 6 बार हो गया। तो टोटल संख्या को नीचे लिखिए और जितना निकालने के लिए कहा जाए उसकी संख्या को ऊपर लिखिए। इस तरह से आपका प्रायिकता निकल के आ जाएगा आपके सामने में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 + tan² a डिवाइड बाई 1 + cot² a। तो 1 + tan² a का जो सूत्र होता है वो होता है sec² a। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि sec² a माइनस tan² a इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से आप देख लीजिए sec² a माइनस में उधर भेज दीजिए इसको, तो 1 + tan² a। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 1 + tan² a का जो सूत्र लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं sec² a लिख सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया है 1 + tan² a के बदले में sec² लिख दिया है। और उसके बाद 1 + cot² a का जो सूत्र होता है वो होता है cosec² a। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये कैसे, तो यहाँ देखिए cosec² a माइनस cot² a इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से अगर cosec² a का वैल्यू निकालना हो तो cosec² a इज इक्वल टू 1 माइनस उधर भेज दीजिए प्लस cot² a। तो इस तरह से cosec² a का वैल्यू क्या हो गया 1 + cot² a। तो यहाँ पे देखिए 1 + cot² a के बदले क्या ले सकते हैं cosec² a। इस तरह से फिर आगे बढ़े तो sec² a को आप लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई cos² a। ये भी सूत्र से है, क्योंकि आपको पता है कि सेक जो है कॉस का व्युत्क्रम होता है, यानी कि उल्टा होता है। आपको ये सूत्र पता होगा sec a इज इक्वल टू होता है 1/cos a। sec a इज इक्वल टू होता है 1/cos a, ये सूत्र है। और यहाँ स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे भी क्या कर देना है स्क्वायर डाल देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि sec² a का जो सूत्र हो जाएगा वो 1/cos² a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करें cosec² a का सूत्र, तो यहाँ इसका सूत्र हो जाएगा 1/sin² a। क्लियर है। तो बोले ये सूत्र कैसा है, तो ये आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप साथ साथ लिख भी लें। cosec² a का सूत्र हो जाएगा 1/sin² a। ठीक है, 1/cos² a, ये मेन डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो नीचे का जो ये दिख रहा है पार्ट, इसमें अंश हर की तरफ और हर अंश की तरफ चला जाएगा, यानी ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला आएगा। ठीक है, sin² a ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। इस तरह से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि sin² a मल्टीप्लाई बाई 1 तो आपका हो जाएगा sin² a, और cos² a मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये हो जाएगा आपका cos² a, और sin² a डिवाइड बाई cos² a होता है tan² a। ये सूत्र से है। तो आपका यहाँ पे tan² a ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है।
तो ये देखिए यहाँ पे ये है वृत्त और ये रही इसकी स्पर्श रेखा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि ये जो स्पर्श रेखा है वो इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि r किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या है, एक अर्धवृत्त दिया गया है, इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी है, r है, तो उस अर्धवृत्त का परिमाप, तो परिमाप तो आप जानते ही हैं, टोटल किसी फिगर का बाउंड्री का है ना लेंथ होता है। तो इसका बाउंड्री अगर देखा जाए तो ये टोटल ये बाउंड्री है, ठीक है ना। तो ये देखा जाए ये क्या है, तो ये अगर पूरी वृत्त अगर मैं खींच दूं तो पूरा वृत्त का जो परिमाप होगा वो 2πr होता है, और ये है हो गया इसका आधा वृत्त, है ना। तो आधा वृत्त का जो परिमाप हो जाएगा वो ओनली फॉर πr हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो परिमाप होगा वो ओनली फॉर πr हो जाएगा, जबकि अर्धवृत्त का जो फिगर होता है वो यूं होता है। तो यहाँ πr हो गया, और यहाँ पर er और er को क्या कर लें, फिर से ऐड कर दें, तो यहाँ पे r और r हो जाएगा 2r। इस तरह से आपका अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो πr प्लस 2r होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य होगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या पहले निकाल लीजिए। तो पहला प्राकृत संख्या होता है 1, दूसरा प्राकृत संख्या 2, तीसरा प्राकृत संख्या 3, और इन तीनों का माध्य निकालने के लिए कहा गया है। तो तीनों संख्या का माध्य निकालने के लिए आपको अच्छी तरह से आता भी है। तीनों को पहले जोड़ लीजिए और फिर उनकी संख्या से भागा दे दीजिए। एक देखिए 1, 2 और ये 3, यहाँ पे 3 संख्या है इसलिए यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपका 3, 2, 5 और 1, 6 और डिवाइड बाई 3, और आप डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 2। तो आपका कितना हो जाएगा माध्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आपका यहाँ पे अल्फा और बीटा इस बहुपद का 2 क्या है, मूल है। क्या है, अल्फा और बीटा इस बहुपद के मूल है। तो आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको पहले थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बीटा, प्लस बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे अल्फा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं ये अल्फा और बीटा को तो क्या कहा गया है, मूल कहा गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये है मूलों का योगफल और ये है मूलों का गुणनफल। तो इस तरह से मूलों का योगफल का सूत्र आपको याद होगा, मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है। मूलों का योगफल का जो सूत्र है वो -b/a होता है, और मूलों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो c/a होता है। इस तरह से a और a को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और -b और c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से चेक कीजिए। मैंने कल ही आपको इसका सामान्य रूप भी बताया था, ax² + bx प्लस क्या होगा, c होगा इसका सामान्य रूप। तो इस तरह से a का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। उसी तरह से यहाँ b का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 और c का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का माइनस लिख लीजिए, d का वैल्यू हो गया आपका 1 और वहाँ से देख लीजिए c का वैल्यू भी हो गया 1। तो 1/1 तो 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस। इस तरह से आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू हो गया -1। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दिया गया है tan θ = √3। तो थीटा का मान आपसे पूछा गया है। तो tan θ = दिया है √3। तो आप सोचिए कि ये √3 tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है। tan θ यहाँ लिख दीजिए। आपको याद होगा कि √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। इस तरह से थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है। मैंने आपको इस सेशन के पिछले ही वीडियो में बताया था कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से कम नहीं हो सकती है और 1 से अधिक नहीं हो सकती है। तो आप ही बताइए कि इसका अधिकतम मान क्या होगा। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, 1 से अधिक नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होता है प्रायिकता का वो 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है।
देखिए दशमलव प्रसार उसी का शांत होगा इस दिए गए परिमेय संख्याओं में से जिस परिमेय संख्या का नीचे वाला पार्ट मतलब हर वाला पार्ट इस रूप का हो जाए। अगर जिसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है इस रूप का अगर दिखाई दिया तो वो शांत होगा, अगर वो इस रूप का दिखाई नहीं दिया तो वो अशांत होगा। ठीक है, तो ये तो पहले ही अशांत हो गया। ठीक है, ये भी अशांत हो गया। यहाँ पे अगर आप इसको फैक्टराइजेशन करेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 × 5 लिखेंगे तो ये भी अशांत हो गया, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 2 और 5 है, वहाँ पे 3 और 5 हो गया, तो ये अशांत हो गया। ठीक है, इस रूप का होगा तो ही शांत होगा, इस रूप का ये है नहीं, इसलिए ये क्या है, अशांत है। तो आइए ऑप्शन नंबर ए को जांच कर लें कि ऑप्शन नंबर ए को अगर देखेंगे तो यहाँ पर हर में 40 लिखा हुआ है और 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। क्लियर है। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 5 की पावर क्या 1। आप देख सकते हैं इसका जो शक्ल है यानी इसका जो रूप है वो इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। इस तरह से ये जो है क्या होगा, शांत होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा इस परिमेय संख्या का। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी 10 का 10 MCQ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का MCQ पाने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।